Okay. Good evening, everybody. Bacha, is the screen visible and voice clear to everybody? Voice is audible? All right. Okay. Chalo. So, bacha, today we are going to start up with chapter number 15, our environment. Our environment की discussion आज हम करने जा रहे हैं. Last class we had finished up heredity and evolution. उसमें हमने पोर्शन जो था वो कंप्लीट कर लिया था. So बच्चे, talking about our environment, this part of the syllabus or the chapter, इसका जो हमारा बच्चे split up आया है term 2 के लिए, it has a weightage of 5 marks. तो इसकी जो weightage है वो 5 marks की है. All right, and the sample paper that we got, उसके अंदर एक 2 mark का question था और एक 3 mark का question था. All right, so there were 2 questions in the sample paper from CBSE. One was a 2 mark question and another was 3 mark question. So it has a very good weightage. अच्छी weightage है इसकी. 5 marks का इसका जो है component है. All right. Okay. So बच्चे, when you talk about our environment, जब हम environment की बात करते हैं, all right, this is a you can say a concept or a topic that is something which is not new to us. हम बहुत लोअर क्लासेस से भी इसके बारे में डिस्कशन करते आए हैं, पर बच्चे इन दिस क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट आवर एनवायरनमेंट, इसको हम थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी देखेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रॉफिक लेवल्स, विल बी टॉकिंग अबाउट फूड चेन्स, फूड वेब्स, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इस चैप्टर में पिकअप करेंगे. सो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी जंप इनटू द चैप्टर, जो हमारे चैप्टर का टॉपिक है आवर एनवायरनमेंट, ओके, इसमें जो ये टर्म यूज हुआ है एनवायरनमेंट, इसको डिफाइन करना है सबसे पहले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन एनवायरनमेंट. व्हाट इज एनवायरनमेंट? अब बच्चे, जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस. एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी आपके आसपास है, ऑलराइट, दैट इज क्लासिफाइड एज एनवायरनमेंट. एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, इट इज क्लासिफाइड एज एनवायरनमेंट. अब अच्छा, वाई वी आर सो कंसर्न, क्यों हम कंसर्न है एनवायरनमेंट के बारे में? बिकॉज देर आर मेनी चेंजेस विच आर अकरिंग, मेनी क्राइसिस, मेनी प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग रिगार्डिंग आवर एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट हमारा जो है बच्चे बहुत यू कैन से डिग्रेडेड है, और एनवायरनमेंट को हम डेली बेसिस पे खराब भी करते हैं ड्यू टू मेनी ऑफ आवर एक्टिविटीज. सो बच्चे, दिस इज द रीजन वी आर ऑल द मोर कंसर्न. ओके, तो बच्चे, जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ये सब कुछ जो हमारे आसपास है वो किसके अंदर आता है? इन्वायरमेंट के अंदर. अब बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट इन्वायरमेंट, एवरीथिंग अराउंड अस, ओके, इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस. इन्वायरमेंट रेफर्स टू आवर सराउंडिंग्स. आप कह सकते हो जो हमारी सराउंडिंग्स है, ठीक है, और एवरीथिंग अराउंड अस, या जो भी हमारे आसपास है, दैट इज इन्वायरमेंट. ओके, एवरीथिंग अराउंड अस, इट विल बी क्लासिफाइड एज इन्वायरमेंट. अब अच्छा, जब हम इन्वायरमेंट को देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व इन योर इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं? कैन यू नेम सम? कौन कौन सी चीजें हम देखते हैं? कॉमन थिंग्स. सारी चीजें क्या लिविंग होती हैं या नॉन लिविंग होती हैं, या कैसे कंपोनेंट्स आप एनवायरनमेंट के अंदर देखते हो? लैंड, वाटर, ऑलराइट, प्लांट्स, माउंटेन्स, ओके, लैंड, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. ऑलराइट, ओके. तो बच्चे, आपका जो इन्वायरमेंट है, इसमें हम बहुत सारी चीजें देखते हैं. we see both living and non-living components in it. So बच्चे, this consists of biotic components, इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं. तो बच्चे, जब आप बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हो, व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स?
the living components in the environment. Okay, living components in the environment, उनको बचे हम क्या कहेंगे? They will be classified as biotic components. तो इसमें बचे एग्जाम्पल आ जाएगा आपके प्लांट्स हैं, ओके, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑलराइट, then all the microorganisms that we see around us, microorganisms, ठीक है, etc. So plants, animals, microorganisms, human beings, they are all your biotic components. Yes, Florence, very good. Fungi, bacteria, they will be classified as microorganisms. ये सब बच्चे biotic components में आते हैं. Then जो second component है abiotic component. Abiotic component. अब बच्चे when you talk about abiotic component, जब हम abiotic component की बात करते हैं बच्चे, abiotic component है नॉन लिविंग components. Non-living components in the environment. Okay, जो non-living components हैं environment के अंदर, okay, they will be classified under abiotic components. तो बच्चे इसके अंदर क्या क्या आएगा? Yes, very good. Water, rocks, soil, wind, etc. ओके, इसमें बच्चे टेम्परेचर भी आ जाएगा. तो बच्चे देखो ये सब आपके एनवायरनमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट्स है. ऑलराइट, ओके, विंड, यस, विंड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, तो बच्चे ये दो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, दे मेक अप द एनवायरनमेंट, दे मेक अप द एनवायरनमेंट. अब बच्चे जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट इज इमीडिएट, जो आपके बिल्कुल आसपास है. पर बच्चे एनवायरनमेंट एक ऐसा टर्म है जो बहुत बड़ा टर्म है. इट इज अ वेरी बिग टर्म, एनवायरनमेंट. तो बच्चे व्हाट वी डू इज हम इसमें एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज नोन एज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम, ओके, इन दिस वी इंट्रोड्यूस अनदर टर्म विच इज नोन एज इकोसिस्टम. आई बिफोर डिस्कसिंग इकोसिस्टम में आपको एक एग्जांपल देता हूं पहले, ताकि आपको ये चीज थोड़ी सी क्लियरली समझ आए. लेट्स से बच्चे, लेट्स टॉक अबाउट सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट की बात करते हैं. ऑलराइट बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट सहारा डेजर्ट, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड. बहुत बड़ा डेजर्ट है. और बच्चे ये किस कॉन्टिनेंट में मिलता है हमें? विच कॉन्टिनेंट? सहारा डेजर्ट. आपकी ज्योग्राफी मेरे से ठीक होनी चाहिए. सहारा डेजर्ट किधर है, किस कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका. अफ्रीका, ओके. अफ्रीका का बहुत मेजर चंक जो है सहारा डेजर्ट कवर करता है. सो इट इज इन अफ्रीका. अफ्रीका में प्रेजेंट है सहारा डेजर्ट. ऑलराइट, अफ्रीका, प्रेजेंट इन अफ्रीका. ओके, हमारी कंट्री में भी एक डेजर्ट है बच्चे, थार डेजर्ट. थार डेजर्ट है हमारी कंट्री में, ठीक है. बट सहारा डेजर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, हॉट डेजर्ट्स. ओके, अब बच्चे जब हम बात करते हैं सहारा डेजर्ट की, अब बच्चे सहारा डेजर्ट के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम वर्ल्ड में कहीं और रेप्लिकेट नहीं कर सकते. There are certain conditions which you see in Sahara Desert that cannot be replicated anywhere else in the world. Okay. For example, यहां बच्चे टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट. ओके, एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर्स हैं. इन डे टाइम इट इज सेट 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच सकता है. दैट इज वेरी हाई टेम्परेचर. सो एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर, स्पार्स रेनफॉल, बारिश तो बिल्कुल ही नहीं होती, स्पार्स है रेनफॉल, ना के बराबर रेनफॉल है, ठीक है. और यहाँ नेग्लिजिबल वेजिटेशन है,
वेजिटेशन बहुत कम है, नेग्लिजिबल वेजिटेशन, वेजिटेशन भी नहीं है, ओके, नेग्लिजिबल वेजिटेशन, ऑलराइट। और बच्चे यहां जो एनिमल्स रहते हैं, यहां जो एनिमल्स रहते हैं, ओके, वो आपको वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिल पाएंगे। जो यहाँ की कंडीशन है और यहाँ जो एनिमल्स हैं वो आपको कहीं और नहीं मिल पाएंगे, राइट। जैसे बच्चे यहाँ कैमल्स मिलेंगे आपको, आपको स्कॉर्पियंस मिलेंगे, कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो सिर्फ सहारा डेजर्ट में है। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट सहारा डेजर्ट, इसके अंदर जो यूनिक कंडीशंस हैं, बायोटिक कंडीशंस as well as abiotic conditions, these are some of the conditions that cannot be replicated anywhere else, किसी और कंडीशन में नहीं मिलेगी। तो बच्चे इनका जो इंटरैक्शन है, इनका जो इंटरैक्शन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का सहारा डेजर्ट के अंदर, दिस गिव्स राइज टू अ इकोसिस्टम। बच्चे सहारा डेजर्ट किसका एग्जांपल है? इट इज एग्जांपल ऑफ अ इकोसिस्टम। ये एक इकोसिस्टम है, यहां ऐसी कंडीशंस हैं वेयर यू कैन नॉट गेट देम एनीवेयर एल्स, ओके। सो इकोसिस्टम में यूनिक बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। in a ecosystem, what you will see unique biotic and abiotic components, and these are interacting with each other, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उसकी वजह से क्या बनता है? यू गेट अ इकोसिस्टम, ओके। तो सहारा डेजर्ट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम बचे इकोसिस्टम्स के और एग्जाम्पल देखें, जैसे पैसिफिक ओशन, ओके, इट विल कम अंडर एक्वाटिक इकोसिस्टम, पैसिफिक ओशन। यहां जो कंडीशंस हैं बच्चे उसके हिसाब से इसके अंदर वेजिटेशन आपको मिलेगी, बायोटिक कंपोनेंट्स मिलेंगे, ओके। सिमिलरली अगर आप टुंड्रा रीजन में चले जाओ, कोल्ड आर्टिक रीजन्स में चले जाओ, उधर जो कंडीशंस है आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, ऑलराइट। सिमिलरली यू गो टू ग्रासलैंड्स, ओके, रेन फॉरेस्ट, बच्चे यहां जो कंडीशंस होंगी यू विल नॉट गेट एनीवेयर एल्स। तो बच्चे व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज कि अगर कहीं भी कोई यूनिक कंडीशन आपको एनवायरनमेंट में दिखती है, दैट विल बी इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूं, इकोसिस्टम इज फंक्शनल यूनिट, इकोसिस्टम इज फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, ओके। इकोसिस्टम क्या है? इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। और बच्चे इकोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जो इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर्स के साथ डील करती है, इकोसिस्टम्स के साथ डील करती है। तो इकोलॉजी इज डीलिंग विद इकोसिस्टम्स व्हिच आर फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट कह सकते हो। तो इकोसिस्टम क्या है? इस इकोलॉजी का एक फंक्शनल यूनिट है। और बच्चे अगर मैं इसको सिंपल तरीके से डिफाइन करना चाहूं, व्हाट यू विल सी इन दिस, यू विल से it is result of interaction between biotic and abiotic components in a specific region, या स्पेसिफिक एरिया भी बोल सकते हो आप, ठीक है, जहां इंटरेक्शन हो रहा है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का, और उसकी वजह से क्या बन रहा है? इकोसिस्टम बन रहा है। यू नीड टू रिमेंबर दे आर यूनिक, उनके अंदर जो कंडीशंस हैं आप उनको कहीं और रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ये चीज सबको समझ आ गई? इन्वायरमेंट बहुत बड़ा टर्म है, उसमें बहुत सारे इकोसिस्टम्स आपको मिलते हैं, ऑलराइट, एंड दिस विल मेक आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट बेटर। अब बच्चे देखो, इकोसिस्टम्स को हम बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, और बच्चे हमें दो मेजर कैटेगरीज पढ़नी है। फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम्स, नेचुरल इकोसिस्टम्स।
अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट अ नेचुरल इकोसिस्टम, जैसा हमें टर्म से ही पता लग रहा है, दे एग्जिस्ट इन नेचर, एग्जिस्ट इन नेचर, ऑलराइट, ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, आई विल टॉक अबाउट रेन फॉरेस्ट, okay, equatorial rainforests, they are natural ecosystems, grasslands, okay, then you have desert, oceans, ठीक है, lakes, ponds, okay, very good, lakes, etc. They are all natural ecosystems, all right. Then you have artificial ecosystems. But when you talk about artificial ecosystems, they are man-made, man-made ecosystems. इनको हमने बनाया है, we have created them, man-made ecosystems. अब अच्छा, इसके अंदर आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो? ऑल राइट, वेरी गुड, ये तो एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, मैन-मेड इकोसिस्टम, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको हमें आगे यूज भी करना है टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. दे आर मैन-मेड इकोसिस्टम्स. एंड बच्चे इसके जो एग्जांपल है, एक्वेरियम्स, ओके, एक्वेरियम जो हम घर पे फिश रखते हैं, एक्वेरियम, ये हमने इकोसिस्टम बनाया है. देन प्लांटेशंस, बच्चे टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, दीज आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. देन यू हैव जूलॉजिकल पार्क्स, या आप जू लिख लो सीधा, जू, ओके, गार्डन. देन एग्रीकल्चरल फार्म्स, ऑलराइट, डैम्स, ओके, एनीथिंग एल्स, और कोई? गार्डन हो गया, ग्रीन हाउस, ओके, ग्रीन हाउस, वेरी गुड, ग्रीन हाउस, greenhouse is a very good example of artificial ecosystem, okay, etc. अब अच्छे देखिए, एक्वेरियम, प्लांटेशन, जू, गार्डन, फार्म, डैम, ग्रीन हाउस, ये हमने बनाया है, मैन मेड, आर्टिफिशियल. बच्चे इनमें जो मेजर डिफरेंस है कि एक को हमने बनाया और एक को नेचर ने बनाया. बच्चे आपको इनमें और कोई डिफरेंस दिखाई देता है? इनमें से कौन सा इकोसिस्टम जो है ज्यादा रेजिलिएंट है? रेजिलिएंट कौन सा इकोसिस्टम होगा जो अपने आप को खुद सस्टेन कर सकता है, जिसमें जिसको हमारी जरूरत नहीं है? हाँ, इंटरफेयर करेंगे तो हम बर्बाद जरूर कर सकते हैं पर वो खुद को मेंटेन कर सकता है. वेरी गुड. सो नेचुरल इकोसिस्टम्स, दे आर सेल्फ सस्टेनेबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये समझना है. दे आर सेल्फ सस्टेनेबल, दे आर रेजिलिएंट. रेजिलिएंट का क्या मतलब होता है बच्चे? अगर बाई चांस इनमें कुछ गड़बड़ हो गई तो दे हैव द एबिलिटी टू जंप बैक टू देयर नेचुरल फॉर्म्स. जैसे मान लो बच्चे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में आग लग गई तो बहुत बड़ा हिस्सा खराब हो गया फायर से, पर बच्चे नेचर में ये एबिलिटी है कि वो फॉरेस्ट दोबारा उग जाए. दे आर रेजिलिएंट, दे आर सेल्फ सस्टेनेबल. हमें उनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. हाँ, हम इंटरफेयर करके उनको खराब जरूर कर रहे हैं. अगर हम इंटरफेयर ना करें तो वो सेल्फ सस्टेनेबल, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं. पर बच्चे अगर मैं मैन मेड इकोसिस्टम्स की बात करूं, जैसे ये एक्वेरियम है, एक्वेरियम, इफ आई टॉक अबाउट दिस एक्वेरियम, बच्चे व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं एक्वेरियम में खाना ना डालूं तो क्या मैं जो फिशेस रख रहा हूं उसमें वो सरवाइव कर पाएंगी? व्हाट डू यू थिंक? विल दे बी एबल टू सरवाइव? नो. ओके, वेरी गुड. तो ये चीज सबको फटाफट समझ आ रही है कि अगर मैं एक्वेरियम में फिशेस को रख रहा हूं एंड आई डोंट फीड देम, आई डोंट क्लीन दी वाटर, आई डोंट ऐड अ ऑक्सीजन पंप, या ऑक्सीजन पंप डाला है वो वर्क नहीं कर रहा और मैं उसे ठीक नहीं कर रहा, तो वजह मेरा एक्वेरियम में जो है फिशेस रखी है वो खत्म हो जाएंगी. व्हाट अबाउट प्लांटेशंस? प्लांटेशंस में हम टी लगा रहे हैं, कॉफी लगा रहे हैं. बच्चे हमें क्या करना पड़ता है? उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है. यू हैव टू ऐड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स. आपको
क्रॉप्स को काटना पड़ता है, उसके बाद नए क्रॉप्स लगाने पड़ते हैं। अगर आप प्लांटेशन को मेंटेन नहीं करोगे खराब हो जाएगा। सेम इज द केस विद एग्रीकल्चरल फील्ड्स। यू हैव सोन अ क्रॉप, एक पर्टिकुलर क्रॉप लगाई, आपने हार्वेस्ट किया, उसके बाद कुछ मत लगाओ, क्या अगली क्रॉप खुद लग जाएगी? नो आपको उसको सो करना पड़ेगा, प्लोइंग करनी पड़ेगी, आपको फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, देन एग्रीकल्चरल फार्म्स विल ग्रो। डैम्स का भी यही है, मेंटेनेंस, ग्रीन हाउस मेंटेनेंस। तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स, they have to be maintained by man, require maintenance, this is very important। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो वो क्या होंगे? दे विल बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, क्या ये डिफरेंस सबको समझ आ गया? ऑल राइट, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम क्या है। ऑलराइट, तो बच्चे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, नेचुरल इकोसिस्टम्स, गार्डन्स, क्रॉप फील्ड्स। ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आपके डैम्स आ गए, एक्वेरियम्स आ गए, एक्सेट्रा आ गए। ओके, सी आकृति, यू नीड टू अंडरस्टैंड नेशनल पार्क और जो सेंचुरीज हैं, ठीक है, यू कैन रिगार्ड देम एज नेचुरल इकोसिस्टम्स, क्योंकि बच्चे हम इन एरियाज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस, मेंटेनेंस तो चाहिए, but I think you should classify them into natural ecosystems। हमने डिमार्केट करके उनको एरियाज को बनाया है, बट दे आर ह्यूज एरियाज। बायोस्फीयर रिजर्व आल्सो डिमार्केट करके बनाया हुआ है, राइट। हमें प्रोटेक्शन हम उनको दे रहे हैं, पर बच्चे वो खुद को सस्टेन कर रहे हैं ना, राइट। बट जोलॉजिकल गार्डन है, जैसे बच्चे जोलॉजिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन्स, जो छोटे पार्क्स हैं, अगर हम उन्हें मेंटेन नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। पर बच्चे जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यस हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम जाके वहां पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, नए प्लांट्स लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटेक्शन दे रहे हैं बस, ताकि उनके साथ और छेड़छाड़ ना हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो, ओके। तो बच्चे देखो यहाँ एक्टिविटी 15.1 एंड आई थिंक यहाँ इकोसिस्टम का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इकोसिस्टम को हमें मेंटेन करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो दे विल डाई। चलो, ओके, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। ओके, फूड चेन है नेक्स्ट। ऑल राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, फूड चेन। ओके बच्चे, जब हम इकोसिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो इकोसिस्टम में हमने एक लिखा था बायोटिक कंपोनेंट्स। ऑलराइट, बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट बायोटिक कंपोनेंट्स इन द इकोसिस्टम, वी क्लासिफाई देम इनटू मेनी कैटेगरीज। इनको बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। इसमें एक है बच्चे प्रोड्यूसर्स। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? Okay, producers are autotrophs. Producers are autotrophs. Okay, they are autotrophs. That means they can synthesize their own food. Okay. They synthesize their own food. All right, they are autotrophs. तो बच्चे इसका मतलब है जिनके पास क्लोरोफिल है, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑल राइट, उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट कैटेगरी हम इसके अंदर डालते हैं, दैट इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स, ओके। व्हाट आर कंज्यूमर्स? Consumers are dependent on producers. They are dependent on producers. Dependent on producers. You can also call them as heterotrophs.
आप इनको हेट्रोट्रोफ्स भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, दे कैन बी आल्सो नोन एज हेट्रोट्रोफ्स। ओके, अब बच्चे हेट्रोट्रोफ्स या कंज्यूमर्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ओके, herbivores which eat plants only, carnivores which eat flesh, yeah, which eat other animals, and when you talk about omnivores, both plants and animals। ठीक है, both plants and animals, उनके ऊपर कौन फीड करता है? ठीक है, उन पे कौन फीड करता है? ओमनिवोर्स। ऑलराइट, तो दिस इज द कैटेगरी। अब बच्चे बायोटिक कंपोनेंट्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डीकंपोजर्स का। ओके, व्हाट रोल डू डीकंपोजर्स प्ले? डीकंपोजर्स क्या रोल प्ले करते हैं बच्चे इकोसिस्टम में? आर दे इंपॉर्टेंट? अगर सारे में डीकंपोजर हटा दूं तो एनवायरनमेंट पे कुछ असर पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक? कुछ नहीं होगा या असर पड़ेगा? पड़ेगा। बच्चे वी नीड टू अंडरस्टैंड डीकंपोजर्स जो हैं दे आर रिसाइक्लर्स, दे आर नेचुरल रिसाइक्लर्स। Decomposers are natural recyclers. They are natural recyclers. अगर बच्चे डीकंपोजर अपना रोल नहीं प्ले करेंगे ना तो जो इकोसिस्टम में नेचुरल मटेरियल्स की, ऑर्गेनिक मटेरियल्स की साइक्लिंग होती है, दैट इज गोइंग टू स्टॉप। दिस रोल इज प्लेड बाय डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, दे एक्ट एज नेचुरल रिसाइक्लर्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज करके नेचर में उसकी रिसाइकलिंग करते हैं, तो दे ऑल्सो हैव अ वेरी वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम। ऑलराइट, अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर में अलग अलग कैटेगरी हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। बच्चे देयर इज रिलेशन बिटवीन देम इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम इसमें क्या देख रहे हैं? एनर्जी का ट्रांसफर देख रहे हैं। अब बच्चे दिस एनर्जी ट्रांसफर इज एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फूड चेन। हम क्या करते हैं? हम फूड चेन के बेसिस पे एनर्जी ट्रांसफर देखते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो बच्चे सबसे पहले मैं फूड चेन को डिफाइन करने जा रहा हूं एंड देन विल क्विकली मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस ऑपरेट्स। तो बच्चे सबसे पहले फूड चेन क्या होता है? मैं आपको अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं टेरेस्ट्रियल फूड चेन का, ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया लायन ने। अब बच्चे व्हाट इज दिस सीक्वेंस शोइंग? दिस सीक्वेंस इज शोइंग हु ईट्स हुम। ग्रास को किसने खाया? डियर ने। डियर को किसने खाया? लायन ने। ये एक सीक्वेंस है जो नेचर में ऑपरेट करता है। क्या बच्चे लायन घास खाता है? व्हाट डू यू थिंक, लायन घास खाता है कभी? नो। विल डियर ईट अदर एनिमल्स? नो। तो इसका ये मतलब है कि नेचर में, इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर का एक स्पेसिफिक रूट होता है। ग्रास ईटन बाय डियर, डियर ईटन बाय लायन, एंड दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस, इसको हम बच्चे क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज फूड चेन। व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज फूड चेन। ओके, this is a sequence of who eats whom. All right, कौन किसको खाता है? This is a sequence of who eats whom. कौन किसको खाता है? All right,
इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? दिस इज व्हाट इज नोन एज अ फूड चेन। ऑलराइट, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स whom, और ये हमें शो कर रहा है कि कौन किसको खा रहा है। इज दिस क्लियर? बहुत इजी सी डेफिनेशन है, आई थिंक ये लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ी होगी, कौन किसको खा रहा है। ऑलराइट, दिस इज द सीक्वेंस। अब बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट अ फूड चेन, फूड चेन में बच्चे सन जो है, जो सन है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। सारी एनर्जी सन से आती है। ऑलराइट, अब इसको हमें कैसे समझना है? सन की जो एनर्जी है बच्चे, उसको कौन ट्रैप करता है? प्रोड्यूसर्स। सन की एनर्जी बच्चे प्रोड्यूसर्स ट्रैप करते हैं, देन इट इज पास्ड ऑन टू कंज्यूमर्स। ऑलराइट, सो बच्चे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी आप एनर्जी का सोर्स देख रहे हो, वो किस पे डिपेंडेंट है? वो सन की एनर्जी से ही डिराइव हो रही है। ओके, सन की एनर्जी से ही डिराइव होती है सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, सो यहां भी यही हो रहा है। सन की एनर्जी को कौन ट्रैप करता है? प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर से ये एनर्जी बच्चे कहां जाती है? कंज्यूमर्स के पास। इट मूव्स ऑन टू कंज्यूमर्स। ओके, तो बच्चे अब कुछ सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं इस चीज को कैसे हम एनालाइज करते हैं। लेट्स से ग्रास, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर। ग्रास, इसको खाया इंसेक्ट्स ने। इंसेक्ट्स को बच्चे खाया फ्रॉग ने। फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक, एंड स्नेक को कंज्यूम किया बच्चे किसने? हॉक। दिस इज अ टिपिकल टेरेस्ट्रियल फूड चेन, food chain which is operating on land. Grass eaten by insects, insects eaten by frog, frog eaten by snake, snake eaten by hawk. तो बच्चे ग्रास इज प्रोड्यूसर। और बच्चे आप जब देखोगे यहां से इंसेक्ट शुरू हो गए, तो दिस इज कंज्यूमर्स, ये सारे कंज्यूमर्स हैं। पर बच्चे इनको आपने नंबरिंग देनी है। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज secondary consumer, this is tertiary consumer, और बच्चे जो लास्ट में आएगा you will call it top consumer. अब बच्चे what do we understand by the term top consumer? top consumer का क्या मतलब है? प्रोड्यूसर से मैंने फूड चेन की, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। ओके, टर्शरी कंज्यूमर, लास्ट में बचे टॉप कंज्यूमर। व्हाट इज अ टॉप कंज्यूमर? टॉप कंज्यूमर क्या है? ओके, वेरी गुड, दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर अनीशा। उसके बाद उसे और कोई नहीं खाएगा। वेरी गुड बच्चे, इसका ये मतलब है कि इसका आगे कोई और नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, इसका आगे कोई और नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, उसको हम कहेंगे टॉप कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस, हम टॉप कंज्यूमर्स में आते हैं बच्चे क्योंकि हमारा कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, हमारे पीछे शेर नहीं भाग रहा होता हमें खाने के लिए। वी आर ऑन द टॉप ऑफ फूड चेन। ऑलराइट, तो टॉप कंज्यूमर इज वन जहां फूड चेन खत्म हो जाती है। आलोक, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट विल डिपेंड ऑन फूड चेन। जैसे देखो इस फूड चेन में टॉप कंज्यूमर कौन है? हॉक। अगर आप ह्यूमंस के रिलेशन में देखोगे तो ऑब्वियसली जो भी हम खा रहे हैं हम तो सबसे ऊपर ही आ गए ना, टॉप। बच्चे फूड चेन एक सिंपल सीक्वेंस होता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि नेचर में, रियलिटी में फूड चेन नहीं होती, फूड वेब होती है, तो आपको सोच के बड़ा अजीब लगेगा। ये तो जस्ट समझने के लिए कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो ह्यूमन बीइंग्स तो अपनी फूड चेन में तो टॉप कंज्यूमर ही है। इज दैट क्लियर? अब जैसे मैंने यहाँ ग्रास की लिखी है ग्रास के साथ, तो यहाँ तो हॉक आ गया ना टॉप। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर नेचुरल, यू कैन से इसको कोई और आगे नहीं खाता, या इसका कोई खुद
कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, नो नेचुरल प्रीडेटर। बच्चे हॉक का कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है। ओके, सो इट इज टॉप। अब देखो, लेट्स पिक अप अनदर एग्जांपल। लेट्स से ग्रास, ओके, ग्रास को खाया बच्चे, लेट्स से रैबिट, ओके, रैबिट को खाया बच्चे फॉक्स ने, और फॉक्स को खाया ईगल ने। ऑल राइट, अब इसमें एनालाइज करके देखिए बच्चे, ग्रास इज ऑब्वियसली प्रोड्यूसर, फूड चेन तो हमेशा बच्चे प्रोड्यूसर से ही शुरू होनी है। बच्चे व्हाट इज रैबिट? रैबिट इज प्राइमरी कंज्यूमर, रैबिट इज प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। फॉक्स देखो, फॉक्स इज सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड व्हाट इज ईगल? ईगल को कहां डालोगे? ईगल इज टर्शरी और टॉप। आप टर्शरी भी लिख सकते हो, पर वैसे जब हम जनरल एंड पे पहुंच जाते हैं तो टॉप लिख देते हैं, टॉप कंज्यूमर, ठीक है, टॉप कंज्यूमर। अब अच्छा यहां देखो, एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। ग्रास, बियर, ठीक है, देन ग्रास, रैबिट, बियर। अब मुझे बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? आकृति ईगल फॉक्स को खा जाती है। बच्चे आप फॉक्स सोच रहे हो कि बड़े बड़े फॉक्स, बच्चे अलग अलग स्पीशीज होती है फॉक्स की। देयर आर सर्टेन फॉक्सेस विच आर वेरी स्मॉल इन साइज, उनको बड़े ईगल्स खा सकते हैं। बच्चे हमें, आप इसको देखिएगा, फॉक्स की बहुत छोटी वैरायटीज भी होती हैं जो छोटा छोटा साइज होता है। ईगल्स बच्चे बड़े ईगल्स होते हैं, दे कैन सिंपली पिक देम अप एंड टेक देम अवे। अरे ईगल तो बच्चे गोट के बच्चे होते हैं ना, शीप के बच्चे, गोट के बच्चे, उन्हें भी उठा के ले जाते हैं। हिरन के बच्चे छोटे, उनको भी उठा के ले जा सकते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बर्ड्स, ठीक है ना। एंड देन दे ड्रॉप देम फ्रॉम अ हाइट, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं सारी, फिर खा जाते हैं मजे से। ओके, चलो, देन ओके, आलोक, आई थिंक आलोक हैज स्पॉटेड दिस। Beer is primary as well as top consumer. Very good. This is what I wanted to give you an example as. बच्चे ध्यान से देखो, बियर यहाँ ग्रास बियर, ग्रास रैबिट बियर, तो बच्चे यहाँ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है बिकॉज दिस इज ओमनीवोर, दिस इज अ ओमनीवोर। सो बच्चे व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर पे या तो हर्बीवोर आएगा या ओमनीवोर आएगा। बच्चे व्हाट इज प्राइमरी कंज्यूमर? विच डायरेक्टली फीड्स ऑन प्रोड्यूसर्स। व्हाट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर? विच डायरेक्टली फीड्स ऑन, डायरेक्टली फीड्स ऑन प्रोड्यूसर्स। जो बच्चे डायरेक्टली किस पे फीड करता है? प्रोड्यूसर पे। बच्चे कभी भी प्राइमरी कंज्यूमर पे कार्निवोर नहीं आएगा, प्योर कार्निवोर कभी भी प्राइमरी कंज्यूमर के रोल में नहीं आएगा, ये चीज याद रखनी है, नेवर। प्योर कार्निवोर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओमनीवोर, ये ध्यान से सुनिए। हर्बीवोर या ओमनीवोर प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है, पर बच्चे कार्निवोर कभी भी प्राइमरी कंज्यूमर नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे प्राइमरी कंज्यूमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे फीड करता है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। प्राइमरी कंज्यूमर में कभी भी कार्निवोर नहीं आता, क्योंकि बच्चे कार्निवोर प्रोड्यूसर को थोड़ी खाएगा, प्लांट्स को थोड़ी खाता। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑल राइट, वेरी गुड। चलो अब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये एग्जांपल भी आपको आना चाहिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम। बच्चे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को हम स्टार्ट करेंगे फाइटोप्लैंक्टन से। बच्चे फाइटोप्लैंक्टन्स,
दे आर माइक्रोस्कोपिक एल्गी। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं बच्चे? दे आर माइक्रोस्कोपिक एल्गी। इनके ऊपर कौन फीड करता है? जू प्लैंक्टन्स। इनके ऊपर जू प्लैंक्टन्स फीड करते हैं। फिर बच्चे इन जू प्लैंक्टन्स को कौन खाता है? स्मॉल फिश। और इन स्मॉल फिश को कौन खाता है? लार्ज फिश। और इन लार्ज फिश को कौन खाता है? प्रीडेटरी बर्ड्स। Just a moment, let me just write this. Predatory birds. Okay, so this is example of a aquatic ecosystem. ऐसे बच्चे आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स याद होने चाहिए। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम में आप ये लिख सकते हो, वेरी कॉमन। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, प्रीडेटरी बर्ड्स। अब बच्चे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? स्मॉल फिश। सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर स्मॉल फिश। बच्चे दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। वेरी गुड। ओके, which will come under category of top consumer? टॉप कंज्यूमर कौन है? टॉप कंज्यूमर प्रीडेटरी बर्ड। वेरी गुड। टॉप कंज्यूमर प्रीडेटरी बर्ड। ओके बच्चे, कैन यू टेल मी विच विल कम एट द प्राइमरी कंज्यूमर लेवल? प्राइमरी कंज्यूमर लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे क्या आएगा? जू प्लैंक्टन्स। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर जू प्लैंक्टन्स। ओके वेरी गुड। प्राइमरी कंज्यूमर है बच्चे जू प्लैंक्टन्स। So that means large fish here is tertiary consumer and phytoplanktons जो है बच्चे obviously they are producers. Okay, तो बच्चे हमें क्या याद रखना है? फूड चेन को हमेशा हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट करेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स, उनको खाएंगे जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन बच्चे प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन आगे करेगा यूज? सेकेंडरी कंज्यूमर्स विच आर स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस आर फर्दर कंज्यूम्ड बाय लार्ज फिशेस विच आर टर्शरी कंज्यूमर्स। Then they are consumed by predatory birds which will come under the category of top consumers. Is this clear to everybody? सबको समझ आ गया? ये आपसे बच्चे ये एक्सपेक्टेड होगा कि आपको बोला जाएगा कि 3 से 4 अलग अलग कंज्यूमर लेवल वाली आप फूड चेन लिखिए, तो आपको ऐसे एग्जांपल्स लिखने आने चाहिए। या आपको फूड चेन दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कौन इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर के लेवल पे है, टर्शरी कंज्यूमर के लेवल पे है, या टॉप कंज्यूमर है, क्यों है, एंड सो ऑन। ऑलराइट, अब बच्चे जब हम फूड चेन्स की बात करते हैं, जब हम फूड चेन्स की बात करते हैं तो इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स। ऑलराइट, अब बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रॉफिक लेवल्स? ट्रॉफिक लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स, it represents stages in which energy flows through a food chain. फूड चेन में किन स्टेजेस में एनर्जी फ्लो करती है उसको बच्चे हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स। ओके जस्ट मोमेंट, मैंने क्या लिखा है? ऑल राइट बच्चे, मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिखा है कि ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में फूड चेन का एक एग्जाम्पल है। आप इसे एक्वाटिक इकोसिस्टम का फूड चेन कह सकते हो।
ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में फूड चेन ऑपरेट कर रही है। अब जैसे ये है, ये फूड चेन कहां ऑपरेट कर रही है? ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ऑपरेट कर रही है। ये फूड चेन कहां ऑपरेट कर रही है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। आई होप दिस इज क्लियर। ये फूड चेन कहां ऑपरेट कर रही है? एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी के अंदर। जानवी, इज दैट क्लियर? ओके, चलो। ट्रॉफिक लेवल्स क्या हैं बच्चे? दे रिप्रेजेंट स्टेजेस इन विच एनर्जी फ्लोज थ्रू अ फूड चेन। इसको समझाने के लिए मैं बस एक सिंपल सा एग्जांपल देने जा रहा हूं, इसको समझ के देखिएगा। ग्रास इसको खा रहा है बच्चे, लेट्स से इंसेक्ट, इसको खा रही है बर्ड्स, ऑल राइट, ओके। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इंसेक्ट को खाया बच्चे फ्रॉग, और इसको खा लिया हॉक ने। चलो 4 स्टेजेस में ही रखते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, देखो अब बच्चे ग्रास जो है ये प्रोड्यूसर है, ग्रास इज प्रोड्यूसर। तो ये बच्चे कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आता है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ग्रास comes at first trophic level, then it is followed by insect. बच्चे insect is primary consumer, insect is primary consumer। ये किस लेवल पे आएगा? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ओके। उसके बाद है बच्चे, आप देखो फ्रॉग है, फ्रॉग विल कम एट सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो कौन सा लेवल बन गया? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ये है बच्चे टॉप, टॉप मतलब ये किस लेवल पे है? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ओके। तो बच्चे ट्रॉफिक लेवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रॉफिक लेवल इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग हाउ एनर्जी इज फ्लोइंग। आप बच्चे इसमें ध्यान से देखिएगा, बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स इसमें क्या गलती करते हैं? आकृति, आपको ऐसी कोई फूड चेन मिली है जिसमें आप 6th लेवल तक पहुंच गए हो, 6th या 7th लेवल तक? आप कोई एग्जाम्पल दीजिए मुझे। मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा, रेयर होगा। कोई फूड चेन ढूंढो जिसमें 6th लेवल तक पहुंच गए हो आप। कोई है? बच्चे 4th लेवल पे तो क्वार्टरनरी बोल देते हैं, 4th लेवल पे तो हम क्वार्टरनरी बोल देते हैं। और बच्चे आई थिंक क्या होता ही ऐसे है, ज्यादा से ज्यादा मैं 5 या 6, मतलब 5 ट्रॉफिक लेवल भी अगर मैंने लिख दी 6, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक नेचर में तो इतनी आगे जाते ही नहीं हम, इतनी एनर्जी अवेलेबल होती नहीं है। यस आलोक, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि 10% लॉ लग गया ना, एनर्जी बहुत कम रह जाएगी उसके बाद, तो इट इज नॉट पॉसिबल, एनर्जी ही बहुत कम रह जाएगी। तो 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स तो मतलब बहुत लिख लिए आपने। मतलब 6th लेवल कंज्यूमर, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो उधर तक तो पहुंचना ही नहीं है। ढूंढ के देखो, शायद इंटरनेट पे कोई मिल जाए। आई एम नॉट श्योर, और श्योर क्या, ये तो पक्का है कि एनर्जी के हिसाब से तो मुश्किल ही है, नहीं होगा। पर एक्सेप्शंस होते ही हैं नेचर में। नहीं होता बेटा। यस अनेशा, वेजिटेरियन होने से ज्यादा एनर्जी मिलेगी, प्लांट्स खाओ, इसलिए तो पचाने मुश्किल होते हैं। जानवी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रॉफिक लेवल? बच्चे ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है किस स्टेज, कैसे लेवल से एनर्जी ट्रांसफर होती है, किन स्टेजेस में एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर आप बच्चे ग्रास को देखो, ग्रास प्रोड्यूसर है, इसको हमने डाला है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। क्यों? क्योंकि बच्चे सन की सारी एनर्जी ग्रास ने ही ट्रैप करनी है, प्लांट्स ने ही ट्रैप करनी है,
इंसेक्ट थोड़ी ट्रैप करेगा सन की एनर्जी को। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होता है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को आप रखोगे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे। बच्चे इसमें यही कंफ्यूजन होती है, स्टूडेंट यही गलती करता है। कंज्यूमर लेवल अलग है, ट्रॉफिक लेवल्स अलग है। ट्रॉफिक लेवल हमेशा कंज्यूमर लेवल से एक नंबर ज्यादा होता है। अगर आप सेकेंडरी कंज्यूमर पे हो तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा ट्रॉफिक लेवल होगा? इफ यू आर ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, आप कौन से ट्रॉफिक लेवल पे हो? थर्ड पे। बच्चे ये गलती नहीं करनी है, स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसलिए तो मैं आपको समझा रहा हूं ये बात। हम जब प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर है जो प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली फीड करता है, पर बच्चे उसका ट्रॉफिक लेवल क्या है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल नहीं है, सेकंड है। क्या ये चीज समझ आ गई सबको? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक फूड चेन है, अगर आपके पास एक फूड चेन है जहां 4 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। इफ यू हैव अ फूड चेन वेयर यू हैव 4 ट्रॉफिक लेवल्स, 4 ट्रॉफिक लेवल्स हैं, तो बच्चे आपके पास जो कंज्यूमर है वो कितने लेवल तक गया है? कंज्यूमर किस लेवल तक गया है? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल क्या होगा? टॉप कंज्यूमर, यानी तीन तीन कंज्यूमर के लेवल्स हैं। टर्शरी, वेरी गुड, टर्शरी, दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर मैं कहता हूं कि एक फूड चेन में बच्चे 5 ट्रॉफिक लेवल है, 5 ट्रॉफिक लेवल, तो कंज्यूमर लेवल कहां तक गया है? क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी तक गया है, फोर्थ कंज्यूमर तक। दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आता है? सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आता है? थर्ड, वेरी गुड जानवी, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। अब तुम्हें बात समझ आ गई। और प्रोड्यूसर कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आता है? यस, आकृति, आतिया, यूर एब्सोल्युटली राइट, नंबर 1 ट्रॉफिक लेवल। चलो, आई होप दैट इज क्लियर। ओके आलोक, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन। आलोक इज सेइंग कि जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाएंगे एनर्जी की कंजम्पशन कम होगी कि बढ़ेगी? बच्चे एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ेगी, ऑर्गेनिज्म बड़ा हो रहा है तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए तो नंबर कम होता है। एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसलिए नंबर कम हो रहा है, क्योंकि एनर्जी कम मिल रही है। इसको कैसे रिलेट करेंगे? जब हम एक फूड चेन से फूड चेन में एक लेवल से दूसरे लेवल पे मूव करते हैं तो नेक्स्ट लेवल की एनर्जी कम होती जाती है, पर बच्चे जो नेक्स्ट लेवल पे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उसको कैसे नेचर बैलेंस करता है? नंबर को कम करके, नंबर को कम करके। सो ऑब्वियसली एज यू आर मूविंग अहेड कंजम्पशन ऑफ एनर्जी विल इंक्रीज बट अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी विल डिक्रीज। इज दैट क्लियर आलोक? और नेचर उसको कैसे बैलेंस करता है? नंबर को कम करके। बच्चे फॉरेस्ट में लायन ज्यादा होते हैं कि डियर ज्यादा होते हैं? डियर ज्यादा होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि लायंस ने डियर पे फीड करना है और लायन की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली लायंस का नंबर डियर से बहुत कम होता है, ताकि वो जो एनर्जी नेक्स्ट स्टेज पे अवेलेबल है कम, उस हिसाब से नंबर को कम कर दिया जाए और सर्वाइवल हो। अगर बच्चे लायन बढ़ जाएंगे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, एनर्जी उतनी होगी नहीं। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चलो ठीक है, ओके तो बच्चे आज हम अपनी डिस्कशन यहीं रोक रहे हैं। we still have to move on to 10% law, very important concept in the chapter. And bache, for the next class that is on Wednesday again, I think जो ग्रुप है वो एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, बट आई विल बी शेयरिंग लिंक्स इन बोथ, ठीक है ना? सो डोंट वरी अबाउट दैट, दैट ग्रुप इज क्रिएटेड फॉर द फरवरी साइकिल बट स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग, सो आई विल बी शेयरिंग लिंक्स इन बोथ। ओके चलो, all right bache, I'll be ending the session here. See you all in the next class.